इस खतरनाक इंजेक्शन के लगने के बाद इंसान की मौत तो होती ही है, साथ ही साथ उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। और हमारी इस कहानी का सीरियल किलर कुछ ऐसा ही इंजेक्शन यूज करके अपने सारे शिकारों को एक एक करके मारता जा रहा है, और इसके ये सारे के सारे शिकार बस औरतें ही हैं। और इस सीरियल किलर को पकड़ने का जिम्मा हमारी इस कहानी के हीरो इंस्पेक्टर ध्रुव ने लिया है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंस्पेक्टर ध्रुव की आधी बॉडी भी काली हो चुकी है। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, इन सारे राजों से धीरे धीरे पर्दा उठेगा, और मुझे यकीन है आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो देर रात अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के बाद रम्या अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ घर की तरफ आ रही है। कार्तिक ने रम्या को आज उसके बर्थडे पे एक स्पेशल चेन गिफ्ट करी है, और ये चेन रम्या को इतनी पसंद आई कि घर जाते जाते उसने आखिरी बार कार्तिक को तहे दिल से इस चेन के लिए शुक्रिया भी किया। वो कार्तिक को कहती है कि कार्तिक, मेरे अब तक के बर्थडे का ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है। तुम्हें नहीं पता मुझे ये चेन कितनी पसंद आई है। बस रम्या के मुंह से इतना ही निकलने की देर थी कि हमारा कार्तिक तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा। बस इसके बाद रम्या को बाय बोल के कार्तिक तो वहां से चला गया, और रम्या पैदल पैदल अपने घर की तरफ जा रही है। लेकिन अचानक पीछे से रम्या पे कोई हमला करके उसे एक इंजेक्शन लगाता है, और अगली सुबह रम्या की काली पड़ चुकी लाश डस्टबिन में मिलती है। इतनी अजीबोगरीब लाश इस शहर में पहले किसी ने कभी नहीं देखी। पुलिस वालों के साथ साथ शहर के आम लोग भी हैरान परेशान हो चुके हैं। इस काली लाश ने लोगों के मन में कुछ इस कदर डर बिठा दिया है कि लोग तो इसके बारे में बात करना ही नहीं बंद कर रहे। सारे सोशल मीडिया पे इस लाश की तस्वीर वायरल हो जाती है, और अब मौके पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए आ पहुंचे हैं। उड़ती उड़ती ये खबर मुंबई में बैठे इंस्पेक्टर ध्रुव के पास भी जा पहुंचती है, और बिल्कुल उस लाश की तरह इंस्पेक्टर ध्रुव का भी आधा शरीर काला है। दरअसल आज से कुछ साल पहले मुंबई में इंस्पेक्टर ध्रुव की बेटी को भी कुछ इसी तरह मार दिया गया था, और अपनी बेटी की लाश की वो हालत देख के ध्रुव सदमे में चले गए थे, और आज तक वो सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाए। उसके बाद उन्होंने काफी कोशिश की अपनी बेटी के कातिल को ढूंढने की, और एक बार तो कातिल को ढूंढते ढूंढते उनका आमना सामना भी कातिल से हो चुका है। लेकिन ऐन मौके पे उस कातिल ने ध्रुव को चकमा दे दिया, और उन्हें वो इंजेक्शन लगा के वहां से गायब हो गया। वो तो ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि उस इंजेक्शन ने इनकी जान नहीं ली, बल्कि उनका आधा शरीर काला कर दिया। तो अब इतने सालों बाद बिल्कुल वैसी ही लाश मिली है, जिसका मतलब ये है कि किलर वापस शहर में आ चुका है। अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके इंस्पेक्टर ध्रुव इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी अपने हाथों में ले लेते हैं, और मौकाए वारदात पे पहुंच के तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब रम्या का बॉयफ्रेंड कार्तिक उस बर्थडे पार्टी की कुछ तस्वीरें ध्रुव को दिखाता है, और ध्रुव को हर तस्वीर में रम्या के गले में वो नेकलेस दिखाई देता है। लेकिन मौकाए वारदात पे या फिर लाश के आसपास पुलिस वालों को वो नेकलेस तो कभी नहीं मिला। अब इसके साथ साथ रम्या के घर के पास वाले सीसीटीवी की फुटेज भी चेक होती है, और उसमें पुलिस वालों को दिखाई देता है कि रम्या के उस गली से गुजरने के बाद एक और शख्स उस गली से गुजरा, और उस फुटेज को देखने के बाद ही वो शख्स पुलिस के शक के घेरे में आ जाता है। सारा पुलिस डिपार्टमेंट उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है, और उसका पता लगते ही उसे बिना कुछ बताए उसे जेल के कमरे में बंद कर दिया गया है। पुलिस वाले कैमरे की मदद से उस पे नजर रखे हुए हैं। पुलिस वालों पे चीखता चिल्लाता ये आदमी अपना नाम राजीव बताता है। वो कहता है कि सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं, लेकिन प्लीज मुझे मेरी दवाई खाने दीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब उसके बैग की तलाशी लेने पे ध्रुव को वहाँ एक दवाई मिलती है, और थोड़ी रिसर्च करने पे ध्रुव को पता चलता है कि जिन लोगों को याददाश्त की प्रॉब्लम है वो लोग ये दवाई खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, दवाई ना मिलने की वजह से राजीव की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अपनी दवाई के लिए गिड़गिड़ाता राजीव पुलिस वालों पे अब चीखना चिल्लाना शुरू कर चुका है। उसका गुस्सा
बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देख के ध्रुव उसे वो दवाई देने का फैसला करते हैं। उसे वो दवाई देने के बाद ध्रुव उसे पूछते हैं कि आखिर तुम उस दिन रम्या की गली में क्या कर रहे थे? हमने तुम्हें सीसीटीवी में पकड़ लिया है, अब चुपचाप बताओ आखिर तुमने रम्या का खून क्यों किया? जवाब में राजीव कहता है कि मैं इस रम्या को नहीं जानता और ना ही मैंने इसका खून किया है। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं उसी की गली में रहता हूँ। मैं एक नेशनल लेवल का स्विमर हूँ। अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैं हर रात उस रोड पे रनिंग करने आता हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप पिछले कुछ दिनों की फुटेजेस भी देख सकते हैं। मैं आपको हर रात उस रोड पे रनिंग करता ही दिखाई दूंगा और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। पुरानी फुटेजेस चेक करने पे भी राजीव उनको हर रात वहां दौड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर ध्रुव उससे उस दवाई के बारे में पूछते हैं जिसे लेने के लिए वो पागल हुआ जा रहा था। राजीव कहता है कि मुझे याददाश्त की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत तेज़ है। मैं एक बार जो भी देख लेता हूँ उसे कभी नहीं भूलता, और जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दे दिया। ये कमबख्त याददाश्त इतनी तेज़ है कि उसे कभी भुला ही नहीं पाया, और अब दवाइयों का सहारा लेके कोशिश करता हूँ कि उसे भुला दूँ। राजीव की ये याददाश्त वाली कहानी तो ध्रुव को बेकार लग रही है और वो उसे कहता है कि अपने आप को बचाने के लिए तुम ये फालतू की कहानियां हमें मत सुनाओ। जवाब में राजीव उसे कहता है कि सर, जब से आप मुझे पुलिस स्टेशन में लेके आए हैं तब से अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी एक छोटी डिटेल मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। और जब राजीव अपना मुंह खोलता है और उन्हें डिटेल बताने लगता है तो ध्रुव भी हैरान हो चुका है। राजीव की कही याददाश्त वाली कहानी सही साबित हो रही है, लेकिन इसे और पुख्ता करने के लिए ध्रुव उसे डॉक्टर के पास लेके गया है। दिमाग के डॉक्टर राजीव के दिमाग का एक्सरे करने के बाद ध्रुव को बताते हैं कि ये लड़का वाकई सच बोल रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनकी याददाश्त इतनी तेज है और ये शख्स उनमें से एक है। मुझे नहीं पता कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि मेडिकल साइंस भी अब तक इसका जवाब नहीं दे पाई, पर हाँ, ये लड़का सच बोल रहा है। डॉक्टर की ये बात सुन के ध्रुव राजीव को फिर से परखता है। वो कहता है कि जिस रात तुम वहां भाग रहे थे उस रात तुमने कुछ तो देखा होगा। अपनी तेज याददाश्त की मदद से मुझे बताओ कि तुमने वहां और क्या देखा। छोटी से छोटी डिटेल मुझे जाननी है। अपने दिमाग पे बहुत जोर डालने के बाद राजीव को वो नेकलेस याद आता है जो रम्या ने उस दिन गले में पहना था। राजीव कहता है कि उस रात मैंने रोड पे एक नेकलेस पड़ा हुआ देखा था। अब एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज पुलिस अच्छी तरह चेक करती है और वहां से राजीव के जाने के बाद एक हाथ वो नेकलेस उठाता हुआ उन्हें उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है। और ध्रुव के लिए इस केस में ये बहुत बड़ा सबूत है, जिसका मतलब ये है कि राजीव के साथ साथ उस मौके पे वहां कोई और भी मौजूद था, और अगर कत्ल राजीव ने नहीं किया तो हो ना हो कातिल ये चेन उठाने वाला शख्स ही है। राजीव की तेज याददाश्त की मदद से पुलिस वालों को इतना बड़ा सुराग मिल गया और अब ध्रुव चाहता है कि राजीव उनकी इस केस में मदद करे, लेकिन राजीव पुलिस वालों की मदद करने को तैयार नहीं। वो इंस्पेक्टर ध्रुव को कहता है कि आपकी वजह से मुझे ऑलरेडी काफी परेशानी हो चुकी है और प्लीज अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके इस केस से और आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन के ध्रुव को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि इस कातिल ने मेरी बेटी की जान ले ली और आज इतने सालों बाद उसके बारे में हमें कोई सुराग मिला है और तुम हमारी आगे मदद नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं? फिर अपनी बेटी के बारे में बताते हुए ध्रुव राजीव को कहता है कि आज से 4 साल पहले कॉलेज में मेरी बेटी का एक गुंडे मवाली के साथ झगड़ा हो गया था। ये शख्स उसे रोज छेड़ा करता, जिसके खिलाफ मेरी बेटी ने जब आवाज उठाई तो अगली सुबह मुझे उसकी लाश कूड़े के ढेर से मिली और लाश बिल्कुल काली हो चुकी थी, जिसे देख के मैं तो सदमे में ही चला गया। कुछ दिनों बाद उस लड़के को पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया, लेकिन जब मैंने उसके ठिकाने पे रेड करी तो मुझे उसकी लाश उसके बेड के नीचे से मिली। वो लाश भी पूरी तरह काली हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं और कुछ कर पाता, पीछे से मुझ पे किसी ने इंजेक्शन से हमला किया और उसी की वजह से मेरा ये आधा शरीर काला हो गया। अब तुम बताओ कि ये जानते हुए भी
कि वो कातिल खुले आम घूम रहा है और लोगों की एक एक करके जान ले रहा है, मैं कैसे शांत बैठूं? और आखिर तुम कैसे ये सब जानने के बाद भी मेरी मदद करने से मना कर रहे हो? ध्रुव की ये बातें राजीव के दिल पे लग जाती हैं और वो ध्रुव की मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। अब अपनी तेज याददाश्त का इस्तेमाल करते हुए राजीव एक बार फिर से उस दिन की घटनाओं को याद करने लग जाता है। दिमाग पे बहुत जोर डालने के बाद राजीव को एहसास होता है कि उसकी ये याददाश्त की बीमारी किसी शक्ति से कम नहीं। उसे एक बचपन का किस्सा याद आता है जिसमें एक बार वो कुएं में गिर गया था। कुएं की गहराई से एक बच्चा जब अपने आप तैर के ऊपर आया तो राजीव के पिता को ये किस्सा किसी भगवान के करिश्मे से कम नहीं लगा और तब से लेके आज तक राजीव ने कभी स्विमिंग करना नहीं छोड़ा, बल्कि उल्टा जब जब वो स्विमिंग करता है उसकी ये शक्तियाँ और भी तेज हो जाती हैं। और इसीलिए इस केस में अगला सुराग ढूंढने के लिए राजीव पानी के अंदर जाके अपनी याददाश्त पे जोर डालता है। काफी देर तक अंदर रहने के बाद वो बाहर आके कागज पे एक स्केच बनाता है। ध्रुव को ये स्केच दिखाते हुए राजीव उसे कहता है कि मैंने इस लड़की की तस्वीर किलर के पास देखी है, तो शायद ये किलर का अगला शिकार भी हो सकती है। अब उस तस्वीर को देखने के बाद ध्रुव को याद आता है कि मैंने ये चेहरा पहले भी कहीं देख रखा है और वो और कहीं नहीं बल्कि रम्या के बॉयफ्रेंड कार्तिक के ऑफिस में पड़ी एक मैगजीन पे था। वो कार्तिक को फोन करके मैगजीन पे छपी उस लड़की की तस्वीर के बारे में पूछता है, जिससे ध्रुव को पता चलता है कि उस लड़की का नाम वेनिला है और वो मेडिकल स्टोर में काम करने वाली एक आम सी लड़की है। अब ध्रुव को किसी भी हालत में वेनिला को उस कातिल से बचाना है, इसलिए वो तुरंत वेनिला का पता लगाने में लग गया है। लेकिन इसी बीच ध्रुव को खबर मिलती है कि शहर में एक और औरत की लाश मिली है और ये लाश वही पहले जैसी लाशों की तरह बिल्कुल काली है। इस सीरियल किलर ने अपना एक और शिकार कर दिया और ध्रुव उसे भी बचा नहीं पाया। सीरियल किलर की चालाकी को समझते हुए अब ध्रुव अपने बाकी पुलिस वालों के साथ मिलके ये फैसला करता है कि वो लोग वेनिला का चुपचाप पीछा करेंगे, क्योंकि वो किलर वेनिला पे कभी ना कभी तो अटैक करेगा ही और तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। वेनिला का पीछा करते करते वो लोग एक फिल्म पार्टी में पहुंचते हैं जहां उन्हें रम्या का वो बॉयफ्रेंड कार्तिक नजर आता है। अब ध्रुव कार्तिक से वेनिला के बारे में पूछने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे ऑफिस में जो मैगजीन थी उस पे लगी वो वेनिला की फोटो आखिर खींची किसने थी? जवाब में कार्तिक उन्हें कहता है कि सर वो फोटो मैंने ही ली थी। दरअसल मैंने वेनिला को एक बार मेडिकल स्टोर पे देखा था और एक फोटोग्राफर होने के नाते मुझे वेनिला का वो फेस कट बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने उससे बिना पूछे उसकी कुछ तस्वीरें ली और उस मैगजीन के कवर पेज के लिए दे दी। और जैसे ही उसकी फोटो वो मैगजीन कवर पेज पे आई, वेनिला के चर्चे फिल्म इंडस्ट्री में भी होने लगे। मेरे जान पहचान वाले एक बहुत अच्छे डायरेक्टर ने तो वेनिला के साथ फिल्म शूट करने का वादा भी कर दिया, लेकिन ये फिल्म वेनिला के साथ कभी पूरी ही नहीं हो पाई। दरअसल ऐन मौके पे उस डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर की बेटी को फिल्म में कास्ट कर दिया और बेचारी वेनिला का सपना अधूरा ही रह गया। कार्तिक बताता है कि इस फिल्म में काम करने के लिए वेनिला ने बहुत मेहनत भी की। उस बेचारी का रंग थोड़ा सांवला था और उस डायरेक्टर के कहने पे उसने अपना स्किन कलर लाइट करवाने के लिए कई ट्रीटमेंट भी कराए। काफी इलाज और दवाइयों के बाद उसका स्किन कलर तो लाइट हो गया, लेकिन ऐन मौके पे उस डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर की बेटी को लीड एक्टर के तौर पे ले लिया, जिससे वेनिला का दिल काफी टूटा था और फिल्मों में काम करने का सपना लेके आई उस बेचारी को स्किन लाइट करने वाली उस डॉक्टर के क्लिनिक के लिए कई सारी ऐड करनी पड़ गई, जो एड उसके करियर और उसके कॉन्फिडेंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन एड्स का जिक्र होते ही तुरंत ध्रुव न्यूज़पेपर चेक करता है और न्यूज़पेपर में डॉक्टर शालिनी ने वो एड वेनिला के चेहरे के साथ छापी है। ध्रुव को तुरंत ध्यान आता है कि पिछले दिनों ही उन्हें डॉक्टर शालिनी की वो काली पड़ी लाश कचरे के ढेर में मिली थी और इन सारी होने वाली मौतों को वेनिला नाम की ये कड़ी आपस में जोड़ने लगी है। अखबार में वेनिला की तस्वीर ध्यान से देखते हुए ध्रुव को याद आता है कि वेनिला का उसने सांवले रंग वाला चेहरा पहले भी कहीं देखा है। अरे नहीं, ये लड़की तो वही है जो उसकी बेटी के कॉलेज में उस लफंगे आवारा लड़के के साथ बैठी थी। अब ध्रुव को ये कहानी साफ साफ होती दिखाई दे रही है। दरअसल उस दिन कॉलेज में जब वो लड़का ध्रुव की बेटी को छेड़ रहा था, तो उस दिन उस लड़के की गर्लफ्रेंड वेनिला मौके पे ही मौजूद थी। वेनिला ने जब देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के इस गोरे रंग वाली लड़की को छेड़ रहा है,
तो उसे जलन होने लगी और इसलिए वेनिला ने ध्रुव की बेटी से जलते हुए उसे वो जहरीला इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल काली हो गई। इसके बाद डॉक्टर शालिनी की वो लाश, ये डॉक्टर वही हैं जिसने वेनिला का इलाज किया था और अपनी घटिया एडवर्टाइजमेंट्स के लिए उसके चेहरे का इस्तेमाल करती रही। लेकिन एक सवाल ध्रुव के मन में अभी भी है कि आखिर उसने रम्या का खून क्यों किया? रम्या से उसका क्या लेना देना? जिसका जवाब उसे कार्तिक देता है। कार्तिक कहता है कि सर, वेनिला मुझसे प्यार कर चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, और एक दिन जब उसने मुझे वो नेकलेस दे के प्रपोज किया तो मुझे उसे मना करना पड़ा, पर वो नेकलेस मेरे पास गिफ्ट के तौर पे रह गया। फिर मुझे रम्या मिली और उससे मिलने के बाद मैंने वो नेकलेस रम्या को गिफ्ट कर दिया। और इसीलिए जब वेनिला को रम्या और कार्तिक के बारे में पता चला तो उसने रम्या को भी वो जहरीला इंजेक्शन देके उसकी लाश को काला कर दिया। अब इंस्पेक्टर ध्रुव के सामने ये सारी कहानी साफ हो चुकी है। वेनिला कातिल का अगला शिकार नहीं, बल्कि वेनिला तो खुद कातिल है, और उसका अगला शिकार वो फिल्म की नई हीरोइन है, जिसकी वजह से उसे फिल्म से निकाल दिया गया। ध्रुव तुरंत वेनिला को ढूंढने में लग जाता है और जैसे ही उसे वेनिला दिखाई देती है, वो उस एक्ट्रेस को बचाने के चक्कर में वेनिला पे दूर से गोली चला देता है और ध्रुव की आंखों के सामने तड़पते तड़पते वेनिला अपनी जान से हाथ धो बैठती है। वेनिला तो चली गई, लेकिन हमारे मनों में एक सवाल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गई। ये दुनिया वाले काले रंग को कैसे देखते हैं और काले रंग वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमारे समाज में ये चीजें बहुत ही नॉर्मल हैं, लेकिन क्या ये चीजें नॉर्मल रहनी चाहिए? किसी के शरीर के रंग के हिसाब से उसके साथ इतना भेदभाव करना क्या वाकई सही है? अपने जवाब, अपनी राय या फिर अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और बाकी की वीडियोस एंजॉय करते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।